Good morning, friends. Today we shall be discussing the ideal and non-ideal solution. मैडम का सब उधर से दिखती है ना, ideal and non-ideal solution. तो ideal solutions हम लोग उसको कहते हैं ideal solutions, the solutions which obey Raoult's law over entire range of concentration are called ideal solution. मतलब सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है तब भी वो राउट लॉ को ओबे करेगा, मीडियम है तब भी करेगा, और हाईली कॉन्सेंट्रेटेड है तब भी करेगा। मतलब इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन से लेकर हाई कंसंट्रेशन तक जिस तरह का सॉल्यूशन बनाएंगे, अगर वो सॉल्यूशन राउट लॉ को ओबे करता है। बोलोगे राउट लॉ क्या है? तो राउट लॉ हम लोगों ने पढ़ा था, पी टोटल इक्वल टू फॉर टू लिक्विड सॉल्यूशन। हम लोगों ने एक सॉल्यूशन पढ़ा था, P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू Chi2। ये एक राउट लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स हम लोगों ने पढ़ा था, ये वाला। तो यदि इस लॉ को ओबे करता हो सॉल्यूशन और इंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर, तब हम इसको आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। एक परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन तो बहुत ही मुश्किल या रेयर है। हाँ, नियरली आइडियल सॉल्यूशन के कुछ एग्जाम्पल्स हमने लिखे हैं, जैसे N-हेक्सेन और N-हेप्टेन का सॉल्यूशन या मिक्सचर, बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर, और ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन का मिक्सचर। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। आइडियल सॉल्यूशन के एग्जाम्पल ये गिने जाते हैं, बट कहा जाता है कि परफेक्टली आइडियल सॉल्यूशन बड़ा रेयर होता है। सो दिस इज वन थिंग। और इसके अलावा क्या है, आइडियल सॉल्यूशन के दो इंपॉर्टेंट बहुत प्रॉपर्टीज हैं। उसका कहा जाता है जैसे कि डेल्टा एच मिक्सिंग, यानी इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग ऑफ प्योर कंपोनेंट्स टू फॉर्म सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनाने के लिए जो प्योर कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट को जो मिक्स करेंगे, तो इंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा। इसका मतलब हीट ना तो इवॉल्व होगा ना हीट एब्जॉर्ब होगा, इंथैल्पी चेंज जीरो होगा। सो दिस इज वन प्रॉपर्टी। दूसरा है इंथैल्पी ऑफ वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग जीरो होगा। इसका मतलब है कि दोनों कंपोनेंट का जो टोटल वॉल्यूम होगा, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल, एक कंपोनेंट 100 ml का है, कंपोनेंट ए, और दूसरा कंपोनेंट भी 100 ml का है, तो जब दोनों को मिलाकर सॉल्यूशन बनाएंगे तो एग्जैक्टली 200 ml होगा। ये आइडियल सॉल्यूशन का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम लोग बात करें कि ऐसा मॉलिक्यूलर आइडियल सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल के लेवल पर क्या होता है, ये तो मैक्रोस्कोपिक लेवल पर हुआ, जहां पर हम लोग विच वी कैन ऑब्जर्व, बट मॉलिक्यूलर लेवल पर जो हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते, बट मॉलिक्यूल के लेवल पर क्या होता है आइडियल सॉल्यूशन में, तो कहता है अगर हम लोग एक कंपोनेंट ए और कंपोनेंट बी, कंपोनेंट ए एक लिक्विड है, कंपोनेंट ए एक लिक्विड है, मान लो लिक्विड नंबर 1 है, ये लिक्विड नंबर 1, और दूसरा है लिक्विड नंबर 2, कंपोनेंट बी ये जो है लिक्विड नंबर 2 है, लिक्विड नंबर 2। तो दो लिक्विड को मिलाकर हम लोगों ने आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में कहते हैं। लोगों ने ये चर्चा किया कि लिक्विड सॉल्यूशंस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, आइडियल एंड नॉन आइडियल। तो लिक्विड 1 कंपोनेंट है, लिक्विड 2 कंपोनेंट भी है। तो हम लोग जानते हैं कि जब ये प्योर कंपोनेंट है, जब अभी लिक्विड ए को मिक्स नहीं किए हैं, तो इसमें मॉलिक्यूल्स ए, ऑल मॉलिक्यूल्स आर ए मॉलिक्यूल्स, ऑल मॉलिक्यूल्स आर ए टाइप। सिमिलरली जब कंपोनेंट बी को अभी हम लोगों ने नहीं मिक्स किया है किसी ए के साथ, तो ऑल मॉलिक्यूल्स आर बी टाइप, बी मॉलिक्यूल्स। अब इंटरेक्शन की बात करो तो यहाँ का इंटरेक्शन ए और ए के बीच में, दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड ए इंटरेक्शन। मॉलिक्यूल ए का ए के साथ जो इंटरेक्शन है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ए इंटरेक्शन। और यहाँ चूंकि केवल ऑल आर द बी मॉलिक्यूल्स, ओनली बी टाइप मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं बी इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन। बट जब हम लोग मिक्स करके सॉल्यूशन बना देंगे, सपोज करो कि ए को बी में या बी को ए में, देन व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन का टाइप बदल जाएगा, इसमें इन बिटवीन ए आ जाएगा, कहीं ए आ जाएगा, और इंटरेक्शन हो जाएगा ए बी टाइप। नाउ द इंटरेक्शन आफ्टर मिक्सिंग व्हाट विल हैपन? आफ्टर मिक्सिंग यानी सॉल्यूशन जब तैयार हो जाएगा, तो इंटरेक्शन हो जाएगा ए बी इंटरेक्शन, ए और बी के बीच, इन एडिशन टू ए एंड बी। मतलब बी मॉलिक्यूल्स के बीच में ए मॉलिक्यूल्स आकर प्लेस ऑक्यूपाई कर लेगा, तो ए बी इंटरेक्शन हो जाएगा, ए बी इंटरेक्शन। तो कहता है मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर ये ए बी इंटरेक्शन
मतलब सॉल्यूशन बनाने के बाद जो दो तरह का लिक्विड हो गया, लिक्विड ए और लिक्विड बी, तो ए और बी का इंट्रैक्शन, इफ दिस ए बी इंट्रैक्शन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू दैट ऑफ ए इंट्रैक्शन एंड बी बी इंट्रैक्शन, मैंने जितना ए और ए के बीच का इंट्रैक्शन था, अट्रैक्शन था, बी और बी के बीच का इंट्रैक्शन था, अगर वैसा ही ए बी इंट्रैक्शन है तो इस तरह के सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब हम लोग चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहा जाता है ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल। एक सॉल्यूशन को हमको नॉन आइडियल करना पड़ता है। ए सॉल्यूशन इज सेड टू बी नॉन आइडियल, सेड टू बी नॉन आइडियल if it does not obey Raoult's law, does not obey Raoult's law over entire range of concentration, over entire range of concentration। और ऐसे सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए कहा जाता है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, डेल्टा एच मिक्सिंग विल नॉट बी इक्वल टू जीरो, डेल्टा भी मिक्सिंग विल ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब है डेल्टा एच मिक्सिंग कभी ग्रेटर देन जीरो होगा, डेल्टा एच मिक्सिंग किसी केस में लेस देन जीरो होगा। सिमिलरली डेल्टा भी मिक्सिंग कभी ग्रेटर देन जीरो होगा, कभी डेल्टा भी मिक्सिंग लेस देन जीरो। कब लेस देन होगा, कब मोर देन होगा, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसका। तो अब ये सवाल उठता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम लोग चर्चा करें तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन कब बनता है। तो कहता है कि यदि वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, कंपोनेंट्स है ए और बी, और हमने दोनों को मिक्स कर दिया दोनों को, ए और बी को, तो सॉल्यूशन जब तैयार हो गया ए बी का, तो उसका वेपर प्रेशर आइदर हाइयर होगा और लोअर देन दैट प्रेडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ के कैलकुलेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोग जानते हैं राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ हम लोग जान रहे हैं, पहले अभी थोड़ी देर पहले लिखे थे राउल्ट्स लॉ लिखे थे अभी हम लोग। राउल्ट्स लॉ फॉर टू लिक्विड्स लिखा था, P total इक्वल टू P1 नॉट प्लस P2 नॉट माइनस P1 नॉट इंटू काइट। ये था राउल्ट्स लॉ। और सब जानते हो नोटेशन ये है, सॉल्वेंट ए, प्योर सॉल्वेंट ए का वेपर प्रेशर, P2 नॉट प्योर सॉल्वेंट बी का वेपर प्रेशर, और काइट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट 2 यानी सेकंड कंपोनेंट। तो अगर हम लोग नॉन अमाउंट ऑफ द सेकंड कंपोनेंट और फर्स्ट कंपोनेंट दोनों लिए तो मोल फ्रैक्शन उसका पता कर लेंगे, और दोनों के प्योर सॉल्वेंट, दोनों प्योर सॉल्वेंट ए और सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट फर्स्ट और सॉल्वेंट सेकंड का हम लोग को वेपर प्रेशर जो है डेटा में अवेलेबल रहेगा, उसको सब डाल देंगे, इसमें कैलकुलेट करेंगे। तो जितना कैलकुलेशन से आता है पी टोटल, अगर एक्सपेरिमेंटली भी अगर हम लोग जब डिटर्मिनेशन करते हैं उसमें भी अगर उतना ही आता है तो कहेंगे कि राउल्ट लॉ को ओबे कर रहा है, और उससे ज्यादा आ रहा है तो कह देंगे वेपर प्रेशर इज हाइयर, और यदि कम आ रहा है तो वेपर प्रेशर लो। मतलब इस कैलकुलेशन से ज्यादा आ रहा है। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसका वेपर प्रेशर नोट कर रहे हैं, रीडिंग ले रहे हैं, तो इस कैलकुलेशन से ज्यादा आ रहा है तो कहते हैं हाइयर है, कम आ रहा है तो कहते हैं लोअर है। ठीक है। जब वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हाइयर हो जाता है तब हम लोग कहते हैं कि ये पॉजिटिव डेविएशन होगा, और ये तभी संभव होगा पॉजिटिव डेविएशन व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज मोर और हाइयर देन दैट प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ से जितना हम लोग कैलकुलेट या प्रिडिक्ट करते हैं उससे यदि वेपर प्रेशर ज़्यादा दिखने को मिल रहा है तो समझ जाएंगे कि सॉल्यूशन जो है पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है। और पॉजिटिव डेविएशन तभी संभव होगा व्हेन AB interaction is less than AA or BB interaction। ऐसा इसलिए होगा कि जब सॉल्यूशन बना दे तो A कंपोनेंट और B का जो इंट्रैक्शन अगर कमजोर हो गया किसी कारण से,
पहले जब नहीं मिक्स किए थे तो ए इंट्रैक्शन था, बी भी इंट्रैक्शन था, और जब मिक्स कर दिए तो ए भी इंट्रैक्शन अगर वीकर हो रहा है, लेस हो रहा है या वीकर हो रहा है, तो मॉलिक्यूल्स के लिए इट विल बिकम इजियर टू स्केप करना, वेपर फेज में भाग के जाना आसान होगा। और जब वेपर फेज में ज़्यादा आसानी से भागेगा तो मोर वेपर विल बी फॉर्म, वेपर प्रेशर वैल्यू हाई हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल है, पॉजिटिव डेविएशन का एक एग्जाम्पल हम लोग देते हैं। पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, एग्जाम्पल्स ऑफ सॉल्यूशंस, examples of solutions showing positive deviation, showing positive deviation. इथेनॉल एंड एसीटोन, एक एग्जाम्पल है इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन। इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि अगर ये इथेनॉल, अगर इसको कंपोनेंट ए कहते हैं तो कंपोनेंट ए का मॉलिक्यूल बिफोर मिक्सिंग देयर इज अ molecules are hydrogen bonded, intermolecular hydrogen bonding is there in the case of ethanol. Similarly in case of acetone CH3 CO CH3 delta plus delta minus CH3 COH CH3 then delta minus delta plus. So there is the dipole-dipole interaction. Dipole-dipole interaction is there in between molecule B and molecule B. Molecule B and molecule B. So when the components are separate or before mixing you can say, मिलाने से पहले कंपोनेंट ए के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो यहाँ पर डाइपोल-डाइपोल इंट्रैक्शन है। बट जब कंपोनेंट ए को बी से मिक्स कर देते हैं तो क्या होगा, होस्ट मॉलिक्यूल, सपोज करो इथेनॉल के बीच में हमने एसीटोन डाला तो होस्ट मॉलिक्यूल के बीच में आ जाएगा एसीटोन CH3CO CH3 CO3। अब सोच के देखो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के चांसेस खत्म हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो पाएगा। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब नहीं होगी तो इंट्रैक्शन हो गया कमजोर, तो ए और बी का इंट्रैक्शन कमजोर हो गया और सॉल्यूशन विल शो पॉजिटिव डेविएशन। सो इथेनॉल और एसीटोन का जो मिक्सचर होगा, फिर से बता दे रहे कि यहाँ पर जो इथेनॉल और एसीटोन का मॉलिक्यूल बीच में आ गया तो यहाँ पर O और यहाँ पर C के बीच में या H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी और इस प्रकार से इंट्रैक्शन कमजोर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड, मिक्सचर ऑफ CH2 एंड कार्बन डाइसल्फाइड, CH2 एंड एसीटोन। तो कहा जाता है कि एसीटोन में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है C और O के बीच में, तो यहाँ डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस है, तो दो एसीटोन मॉलिक्यूल, ये जो डाइपोल है तो एसीटोन और एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। दो एसीटोन मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंट्रैक्शन होगा। फॉर एग्जाम्पल और यहाँ पर डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस को अट्रैक्ट करेगा। दो मॉलिक्यूल के बीच में डाइपोल इंट्रैक्शन होगा, बट जिसमें कार्बन डाइसल्फाइड जब उसमें मिक्स कर देंगे तो अगर इस बीच में कार्बन डाइसल्फाइड आ जाता है CH2 तो डाइपोल इंट्रैक्शन की संभावना खत्म हो जाएगी और इंट्रैक्शन भी वीक हो जाएगा। और ए और बी का इंट्रैक्शन जब कमजोर होगा, यानी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट हो जाते हैं ए और बी, दो तरह के लिक्विड, उसके बीच का अगर इंट्रैक्शन कमजोर होगा इंट्रैक्शन तो मॉलिक्यूल इजीली स्केप करेंगे वेपर फेज में और वेपर प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। और इस प्रकार से वेपर प्रेशर जब इंक्रीज करेगा, मतलब नेचुरल वे से जितना उसका स्केपिंग टेंडेंसी बढ़ेगा, मोर वेपर विल बी फॉर्म्ड और वेपर प्रेशर हायर हो जाएगा देन दैट प्रिडिक्टेड बाय राउल्ट्स लॉ। और राउल्ट्स लॉ से जितना प्रिडिक्ट या कैलकुलेट करके निकाल रहे हैं, अगर उससे ज़्यादा हो रहा है तो समझ लो कि
पॉजिटिव डेविएशन। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग निगेटिव डेविएशन का लेते हैं। निगेटिव डेविएशन का कहते हैं निगेटिव डेविएशन उस तरह का सॉल्यूशन शो करता है जब when AB interaction is greater than AA और BB interaction। और इसको हम लोग उलट के भी बोल सकते हैं, बुक में ऐसा भी लिखा हुआ हो सकता है कि AA और BB इंट्रैक्शन इज लेस देन दिस। तो बात एक ही है। तो यहाँ ये तब कहता है कि जब हमने लिक्विड A को जिसमें कि AA इंट्रैक्शन था और लिक्विड B जिसमें BB इंट्रैक्शन है, और जब मिक्स कर दिए तो A और B का इंट्रैक्शन किसी कारण से बढ़ गया। किसी कारण से बढ़ गया, हम लोग चर्चा करेंगे क्यों बढ़ता है। तो जब A और B का इंट्रैक्शन इंक्रीज कर जाएगा देन बहुत मुश्किल होगा मॉलिक्यूल को, इजी नहीं होगा या डिफिकल्ट होगा टू स्केप इन द वेपर फेज। और वेपर फेज में जब आसानी से स्केप नहीं करेगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन विल बिकम लोअर और लेस देन दैट प्रेडिक्टेड बाय ग्राउंड। एक एग्जांपल लेते हैं उसका एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म का एग्जांपल। एसीटोन में CH3CO CH3, अभी थोड़ी देर पहले चर्चा की, एसीटोन में डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन होता है। और जब क्लोरोफॉर्म की बात आ जाएगी CHCl3 मॉलिक्यूल A टाइप मॉलिक्यूल, और ये हो गया ये लिक्विड या कंपोनेंट A है, ये कंपोनेंट B है। जब लिक्विड A में लिक्विड B को मिला देते हैं तब एक नया इंट्रैक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बनने लगता है इन बिटवीन ऑक्सीजन एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म एसीटोन एंड हाइड्रोजन एटम ऑफ क्लोरोफॉर्म। एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लगी जो पहले एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, और इसके न्यू टाइप ऑफ बॉन्डिंग की वजह से दोनों के बीच का इंट्रैक्शन ग्रेटर हो गया। A और B का इंट्रैक्शन बढ़ गया, और जब A और B का इंट्रैक्शन बढ़ गया जब सॉल्यूशन बनने के बाद, यानी लिक्विड A और लिक्विड B के मॉलिक्यूल जब कंपैरेटिवली अगर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंट्रैक्शन से बंध गए तो फिर ये वेपर फेज में कैसे स्केप करेगा, नहीं स्केप करेगा तो वेपर प्रेशर या करेगा मतलब लेस इजीली करेगा, तो वेपर प्रेशर उतना नहीं बन पाएगा, यानी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और इसे ऐसे सॉल्यूशन को कहते हैं सॉल्यूशंस शोइंग निगेटिव डेविएशन। एक दूसरा एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं, और वो एग्जांपल है फिनॉल और एनिलीन का सॉल्यूशन, मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, मिक्सचर ऑफ फिनॉल एंड एनिलीन, फिनॉल एंड एनिलीन, एनिलीन। तो फिनॉल जानते हो ये है बेंजीन रिंग पर OH लगा होता है, OH। तो फिनॉल अगर ये इसको अगर हम लोग लिक्विड A कहते हैं तो दूसरा मॉलिक्यूल जो फिनॉल का होगा, दूसरा मॉलिक्यूल जो फिनॉल का होगा उसका O और H, तो H और O मॉलिक्यूल 1 और मॉलिक्यूल 2 के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। ठीक, सिमिलरली एनिलीन 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 इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, ये मॉलिक्यूल B और मॉलिक्यूल B है। तो सिमिलर मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब हम लोगों ने मिक्स नहीं किया है, लिक्विड A को लिक्विड B से मिक्स नहीं किया है, तो A के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बिटवीन टू फिनॉल मॉलिक्यूल्स और बिटवीन फिनॉल मॉलिक्यूल्स, फिनोलिक मॉलिक्यूल। सिमिलरली एनिलीन के बीच में भी सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, तुम देख सकते हो इसका H और इसका N। बट जब हम लोग इसको मिक्स कर देते हैं तो हम लोग जानते हैं कि दो फिनॉल के बीच में एक एनिलीन आ जाएगा, फिनॉल मॉलिक्यूल्स के बीच में आ जाएगा एनिलीन, एंड इट हैज बीन फाउंड कि फिनॉल का हाइड्रोजन और एनिलीन का नाइट्रोजन एटम यानी इसका लोन पेयर के साथ, लोन पेयर्स आर रिस्पांसिबल फॉर हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन, 11th क्लास में डिटेल्स में देखा होगा। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ फिनॉल एंड लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑन एनिलीन, नाइट्रोजन एटम ऑफ एनिलीन बिकम्स स्ट्रॉन्गर। तो A और B का इंटरेक्शन इस बार स्ट्रॉन्गर हो गया एंड दीज लिक्विड्स वेर मिक्स्ड। जब लिक्विड्स को मिक्स किया गया
तो अट्रैक्शन ए बी इंट्रैक्शन स्ट्रांगर हो गया। बताओ सॉल्यूशन में जब ए और बी एक दूसरे को स्ट्रांगली हेल्ड कर ले तो स्केप कैसे करेगा? तो वेपर प्रेशर जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनेगा, और इस तरह से कहते हैं क्या, निगेटिव डेविएशन हो गया। ग्राफ के रूप में अगर इसको दिखा दें हम लोग, ग्राफ के रूप में अगर हम लोग दिखाएं तो इसका ग्राफ हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, वेपर प्रेशर वर्सेस एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन, वेपर प्रेशर एज ए फंक्शन ऑफ मोल फ्रैक्शन। तो सपोज करो दो कंपोनेंट है, कंपोनेंट 2 का मोल फ्रैक्शन P2 नॉट इज ग्रेटर, और कंपोनेंट A1 जो है लेस वोलाटाइल है, इसका प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम है। दिस इज 1, दिस इज 0। प्योर सॉल्वेंट 2 मतलब सेकेंड कंपोनेंट 100% 1, 100% इज 1, फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉट देयर इन दिस मिक्सचर, और यहाँ से सेकेंड कंपोनेंट नहीं है, फर्स्ट कंपोनेंट पूरी तरह से 100% इसका यानी प्योर सॉल्वेंट 1 है, इसका वेपर प्रेशर कितना है। अब क्या है कि अगर हम लोग कंपोनेंट 2 को मिक्सचर चेंज करते जाते हैं, उसका अगर वेपर प्रेशर बढ़ाते जाते हैं, तो हम लोगों ने देखा था ग्राफ की, ग्राफ इस तरह से चलेगा, इस तरह से। ये कंपोनेंट 2 के लिए है P2 का ग्राफ है आइडियल सॉल्यूशन के केस में, और इधर कंपोनेंट 1 का रेशियो बढ़ाते जाएंगे, परसेंटेज सॉल्यूशन में को बढ़ाते जाएंगे, ये हो गया P1 का ग्राफ। और हम लोगों ने देखा था कि P टोटल का ग्राफ आता है P1 नॉट से लेकर P2 नॉट, यानी लेस वोलाटाइल लिक्विड जो प्योर फॉर्म है वहां से लेकर यहाँ तक आता है P टोटल का ग्राफ, ये आइडियल सॉल्यूशन के लिए। बट पॉजिटिव डेविएशन जो सॉल्यूशन शो करेगा वो P1 का वैल्यू जो राउल्स लॉ के प्रिडिक्शन के हिसाब से, ये डॉटेड लाइन है, इससे ये ऊपर चलेगा ये इस तरह से, सेकेंड वॉल्यूम सॉल्वेंट का भी ऊपर चलेगा, और P टोटल भी इस तरह से जाएगा, ग्राफ जो राउल्स लॉ का, ये डॉटेड लाइन जो है वो राउल्स लॉ के प्रिडिक्शन के हिसाब से वैल्यू है। बट हम लोग जब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर जो यहाँ होना चाहिए उससे ऊपर चलेगा। ये है पॉजिटिव डेविएशन शो करता हुआ ग्राफ। ये है मोल फ्रैक्शन, इधर मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, मोल फ्रैक्शन। तो देख सकते हो मोल फ्रैक्शन किस तरह से चेंज हुआ है। कंपोनेंट 1 का इधर से इधर जाने पर इंक्रीज हुआ है 0 से 1, और सेकेंड कंपोनेंट का इधर से इधर आने पर इंक्रीज हुआ है, और इधर जो है वेपर प्रेशर वैल्यू है, वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट एंड सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से ग्राफ होगा। निगेटिव डेविएशन का ग्राफ होगा जस्ट ऑपोजिट। निगेटिव डेविएशन का ग्राफ इस तरह से होगा। कोई जरूरी नहीं हो सकता है बुक में P1 नोट यहाँ होगा तो नीचे रहा होगा, P2 नोट यहाँ ऊपर होगा। मतलब ये शो कर रहा है कि सेकेंड कंपोनेंट इज मोर वोलेटाइल, तो ये P2 नोट यहाँ देंगे, P1 यहाँ देंगे। तो फिर इधर से P1 नोट यहाँ देंगे तो K1 का वैल्यू इधर 1 हो जाएगा, ये वाला वैल्यू इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग फिर उसी तरह से देखें P2 नोट और P1 नोट, फिर सिमिलरली K2 वैल्यू इज 1 एंड K1 वैल्यू इज 0, K2 वैल्यू इज 0 एंड K1 वैल्यू इज 1। तो फिर आइडियल सॉल्यूशन का ग्राफ तो ऐसा होगा पहले इस तरह से फॉर कंपोनेंट 1, yes component 1, this will be for component 2, this will be for the solution, ये सॉल्यूशन का ग्राफ होगा। लेकिन निगेटिव डेविएशन अगर शो कर रहा होगा तो कंपोनेंट 1 का ग्राफ भी जो राउल्स लॉ से नीचे जाएगा, कंपोनेंट 2 का भी नीचे जाएगा ऐसे, और जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका भी जो टोटल वाला ग्राफ है उससे इस तरह से जाएगा। तो दिस इज द ग्राफ फॉर सॉल्यूशंस शोइंग निगेटिव डेविएशन। ठीक है। अब क्या है, कुछ लिक्विड्स को जब आपस में मिक्स किया जाता है तो एजियोट्रॉप बना लेता है, बट हमेशा नहीं बना पाएगा। उसका एक सर्टेन कंपोजिशन होता है। एक सर्टेन कंपोजिशन पर दो लिक्विड जब मिलाए जाते हैं तो एजियोट्रॉप बना लेता है। कैसे बनाता है एक एग्जाम्पल बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल
शुगर के फर्मेंटेशन से जो इथेनॉल का सॉल्यूशन बनता है उसमें इथेनॉल जो होता है दैट इज 95% बाय वॉल्यूम एंड वाटर 5% बाय वॉल्यूम इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.5 केल्विन, वाटर का 373 केल्विन, यू नो इट बॉइलिंग पॉइंट। कंपोनेंट ए कंपोनेंट बी अगर ऐसा है, इस कंपोजिशन पर 95 और 5% से जब मिलाकर मिक्सचर तैयार किया जाता है, इसी कंपोजिशन पर थोड़ा सा भी परसेंटेज इधर उधर हो जाएगा तो नहीं, तो जो मिक्सचर तैयार किया जाता है उसका नाम हो जाता है एजियोट्रॉप। सिमिलरली नाइट्रिक एसिड, एक एग्जांपल है, अदर एग्जांपल्स आर आल्सो देयर। नाइट्रिक एसिड 68% ले ले बाय मास और वाटर ले ले 32% बाय मास। तो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट होता है 359 केल्विन और वाटर का होता है 373 केल्विन। ये इसी रेशियो पर जब दोनों को मिक्स कर दे तो एक एजियोट्रॉप ठीक तैयार हो जाता है। एजियोट्रॉप अब बोल सकते हो तो लोग अच्छी इसी परसेंटेज पर एक खास एक पार्टी स्पेसिफिक कंपोजिशन हुआ है, जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक कंपोजिशन। एकदम 68 और 32 ही होना चाहिए, कम बेसी नहीं। 95 और 5 होना चाहिए वाटर और इथेनॉल में, अदर मिक्सचर अदर में। इसको एजियोट्रॉप क्यों कहते हैं? तो कहते हैं इस कंपोजिशन पर, इस स्पेसिफिक कंपोजिशन पर जब दोनों लिक्विड का इस दोनों का जब मिक्सचर बनाते हैं तो इस तरह के लिक्विड मिक्सचर का जो वेपर बनता है, तो वेपर फेज और लिक्विड फेज में कंपोजिशन सेम रहता है। मतलब 95 और 5 अगर लिक्विड फेज में वहां भी उतना ही है, वेपर फेज में वही कंपोजिशन है। और ये जब भी बॉयल करेगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही बॉयल करेगा। ये नहीं कि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है तो पहले ये बॉयल करने लगेगा फिर ये वाला कंपोनेंट बॉयल करेगा, बिल्कुल नहीं। दोनों जब बॉयल करेगा तो साथ बॉयल करेगा और ये पूरा मिक्सचर बॉयल करेगा 351 केल्विन पर। सिमिलरली ये पूरा मिक्सचर बॉयल करेगा 393.5 केल्विन पर। तब देखो कि अब क्या है, लार्ज वेरिएशन। हम लोग अगर सॉल्यूशन दोनों को मिक्स करने के बाद, दोनों कंपोनेंट को मिक्स करने के बाद जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है, अगर वो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन शो, लार्ज पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है बहुत तेजी से वेपर बनने लगा, इसका मतलब जल्दी बॉयल करेगा, जल्दी से वेपर बनने लगा, वेपर प्रेशर जल्दी से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, बॉयल करने लगेगा। ऐसे मिक्सचर को मिनिमम, इसका मतलब मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर पर बॉयल करने लगेगा। इस मिक्सचर को बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। फिर से बता दें, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप क्या बोलेंगे? वैसा एजियोट्रॉपिक मिक्सचर या ऐसा लिक्विड मिक्सचर या बाइनरी मिक्सचर which show large positive deviation and have minimum boiling point, यानी boils at a minimum possible temperature। minimum boiling एजियोट्रॉप बोलते हैं। एग्जाम्पल हो गया इथेनॉल और वाटर 351 पर होगा, जबकि इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ये बॉइल नहीं रहेगा। सिमिलरली कुछ ऐसे लिक्विड मिक्सचर है, बाइनरी मिक्सचर, दो लिक्विड को मिलाकर एक स्पेसिफिक कंपोजिशन पर जब मिलाया जाता है तो वो लार्ज निगेटिव डेविएशन करता है। निगेटिव डेविएशन का मतलब वेपर प्रेशर बहुत कम होता है, राउट लॉ के हिसाब से प्रेडिक्ट किया हुआ के हिसाब से। तो वैसा मिक्सचर जो है और उसको बोलते हैं लार्ज निगेटिव डेविएशन। इसका मतलब ये हुआ कि इसको बॉयल करने के लिए काफ़ी टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ेगा और इसको बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप एंड दिस इज वन एग्जांपल। तो ये रहा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसी में पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, कुछ एग्जांपल्स और फिर एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में दो तरह का हुआ, मिनिमम बॉइलिंग और मैक्सिमम बॉइलिंग। अब हम लोग देखते क्या हैं, colligative properties and determination of molar mass. Determination of molar mass of
तो जैसा कि हम लोग चर्चा कर चुके हैं राउल्ट लॉ के हिसाब से, राउल्ट लॉ कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल, जब किसी सॉल्वेंट में वोलाटाइल, सॉल्वेंट्स आर जनरली वोलाटाइल, वोलाटाइल मैंने वेपर बनता ही है। एग्जाम्पल ऑफ जनरली हम लोग सॉल्वेंट का एग्जाम्पल वाटर के रूप में लेते हैं तो वो वोलाटाइल है, और उसमें अगर नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं, जैसे शुगर मिक्स करते हैं, ग्लूकोज, यूरिया कुछ भी मिक्स करते हैं, तो क्या हो जाता है, सॉल्वेंट का, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर जितना था, जब उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिए तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। अब क्या है कि जब इस तरह का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है तो इस तरह बहुत सारे प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के ऐसे होते हैं जो इस रिडक्शन या लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से रिलेटेड होता है, कनेक्टेड हो जाता है। अब वो सब कौन कौन प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का, एक प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ V फॉर वेपर, P फॉर प्रेशर। दूसरा है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर का लोअरिंग, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ boiling point of solvent, और osmotic pressure of solution, तुम देख रहा होगा 3 बार सॉल्वेंट यूज हुआ है, सॉल्वेंट और चौथी बार सॉल्यूशन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सॉल्वेंट की होती है, सॉल्यूट मिक्स करने से सॉल्वेंट का जितना था उससे कम हो जाता है। फ्रीजिंग पॉइंट जितना सॉल्वेंट का है, जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो डिप्रेशन हो जाता है, और सॉल्वेंट का जितना बॉइलिंग पॉइंट उसमें कोई सॉल्यूट मिलाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाता है, मतलब इंक्रीज हो जाता है। तो ये 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हमारे सिलेबस में है। अब ये सब प्रॉपर्टी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ये सभी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाते हैं। ये लैटिन वर्ड से है को, और लिगायर से को बने टुगेदर, लिगायर बने बाइंड। ये सब जो प्रॉपर्टीज होते हैं सॉल्यूशंस के, दिस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, जो उसमें सॉल्यूट मिलाया गया है, शुगर मिलाओ, यूरिया मिलाओ, ग्लूकोज मिलाओ, जो भी मिलाया गया है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, किस कौन चीज़ मिला है उससे मतलब नहीं, कितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट मिला है। 1 मोल अगर शुगर मिला है, 1 मोल यूरिया मिला है, या 1 मोल ग्लूकोज मिला है, इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स से होगा तो नंबर के बराबर है, मैंने नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल है। तो वही उस पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर पर नहीं, बट रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में 2 चीज़ होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, तो दोनों के टोटल पार्टिकल का नंबर के कंपैरिजन में सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना उस पर डिपेंड करता है, इसलिए इसको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाता है। अब हम लोग जरा देखें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो एक एक करके हम लोग चर्चा करें। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर पर चर्चा करते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि सॉल्वेंट में जो कि वोलाटाइल होता है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जैसे शुगर या यूरिया ऐड करने से सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब जब इस तरह का सॉल्यूशन तैयार किया जाता है कि वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए, तो जब ऐड नहीं किए थे उस समय उसका वेपर प्रेशर था P1 नॉट, प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, और जब उसमें थोड़ी बहुत मात्रा में सॉल्यूट ऐड कर दिए तब उसका वेपर प्रेशर P1 है जो कि लेस हो जाता है। इससे P1 वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन, और हम लोग जानते हैं अभी थोड़ी बार कई बार चर्चा कर चुके कि P1 लेस हो जाता है P1 नॉट से। जब ये प्योर लिक्विड था उस समय वेपर प्रेशर, और उसमें जब सॉल्यूट ऐड कर दिए तब वेपर प्रेशर ऑफ दी सॉल्यूशन। और हम लोग ये भी राउल्ट लॉ के हिसाब से जानते हैं कि चूँकि कंपोनेंट 1 सॉल्वेंट है, कंपोनेंट 2 सॉल्यूट है, उसका वेपर बनना नहीं है, इससे वेपर बनेगा इसी से, और इसका वेपर प्रेशर जो है प्रोपोर्शनल होता है इसी के मोल फ्रैक्शन के। P1 इज प्रोपोर्शनल टू इतना, और P1 इज इक्वल टू P1 नॉट और काई। सो ये हो गया। अब है कि रिडक्शन इन वेपर प्रेशर कितना हो गया, कितना वेपर प्रेशर, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर हुआ कितना।
रिडक्शन इन वेपर प्रेशर, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर कितना हुआ उसको अगर हम लोग नोट करें डेल्टा P1 से, हम लोग जानते हैं P1 नोट था जब वो प्योर लिक्विड था, जब सॉल्यूट मिला दिए तो P1 हो गया, यानी कितना रिडक्शन हो गया, रिडक्शन इन वेपर प्रेशर। तो P1 नोट को रहने दो और P1 का वैल्यू यहाँ से राउट लॉ से डिराइव करके ले आओ, यहाँ से इसका वैल्यू अगर नोट करें तो P1 नोट और Φ1 हो जाएगा। P1 नोट अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस Φ1 हो जाएगा, हम लोग जानते हैं 1 माइनस Φ1 इज इक्वल टू Φ2। इसका मतलब है रिडक्शन इन वेपर प्रेशर इसके प्रोपोर्शनल होता है, सेकंड कंपोनेंट यानी सॉल्यूट जिस मात्रा में मिलाया है उसी हिसाब से इसका रिडक्शन होता है। देन हम लोग क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन को थोड़ा हम लोग मॉडिफाई करके अगर देखें, अगर हम लोग इसको ऐसे लिखें और करके डेल्टा P1 डिवाइडेड बाय, अगर हम लोग P1 नॉट को इधर ले आए तो इक्वल टू हो जाता है Φ2, और इसी का नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं और करके, ये जो डेल्टा P1 है हम लोग देखे थे P1 नॉट माइनस P1 है और डिवाइडेड बाय P1 नॉट है, और इसका वैल्यू होता है Φ2। तो देख रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूट कितना मिलाया गया है उतना ही रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का वैल्यू होगा। सो दिस इज वन थिंग, ये तो समझ में आ गया। अब है कि सॉल्यूट का मोलर मास कैसे डिटरमाइन करें, तो उसके लिए हम लोग देखते क्या हैं, हम लोग इसको आगे बढ़ाते फिर इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कंपोनेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सेकेंड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फर्स्ट कंपोनेंट सेकेंड कंपोनेंट। डाइल्यूट सॉल्यूशन में जानते हैं ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्यूट है, तो डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्वेंट की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए नंबर ऑफ मोल्स उसका बहुत ज़्यादा होगा और ये नंबर ऑफ मोल्स बहुत कम होगा फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन या फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अगर बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन है और वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन N2 का वैल्यू N1 से बहुत कम है, वेरी वेरी लेस होता है, डबल साइन भी दे सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मैथमेटिकली हम लोग P1 नॉट माइनस P1 डिवाइडेड बाई P1 नॉट इज इक्वल टू लिख सकते हैं N2, और यहाँ पर इसको नेग्लिजिबल मानते हुए इग्नोर करते हैं कि बहुत कम है तो छोड़ो उसको। बहुत बड़ा चीज़ जब लिख दिए, बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़ा वैल्यू जब लिख दिए तो छोटा सा वैल्यू इग्नोर कर दिया, इसको इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि ये अकेले। और हम लोग जानते क्या हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सेकेंड कंपोनेंट होता है, मोल्स निकलता है गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, और डिवाइडेड बाई ये वाला है W1 और M1। अगर हम इसको सॉल्व करें तो W2 इंटू M1 और डिवाइडेड बाई W1 इंटू M2, और ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है P1 नॉट P1 और डिवाइडेड बाई P1 नॉट। ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, ये तो एक्सपेरिमेंटली हम लोग देख लेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, सॉल्वेंट का पहले वेपर प्रेशर हम लोग रीडिंग ले लेंगे, सॉल्यूट मिला के ले लेंगे, यानी ये डिटरमाइन हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली। सॉल्यूट कितना ग्राम लिए है पता चल जाएगा, कितना ग्राम लिक्विड लिए हैं वो भी पता चल जाएगा W1। सॉल्यूट कितना लिए हैं 50 ग्राम, वाटर अगर 500 ग्राम लिए तो ये पता चल जाएगा। वाटर का मोलर मास कंपोनेंट 1 अगर सॉल्वेंट वाटर है तो 18 ग्राम इज नॉन, M2 कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन। तो इस तरह से सॉल्यूट का मोलर मास डिटरमाइन कर सकते हैं अगर नेगेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर दिया है। ओके, थैंक्स। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको बना के लाएंगे।